हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कवर किया था, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं केमिकल चेंजेस ऑफ मेटल्स। तो केमिकल चेंजेस किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर। तो इसमें देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। तो केमिकल का बिहेवियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसाइड करते हैं कि केमिकल बिहेवियर कैसा होने वाला है। तो इसमें देखो, मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अप टू 3 एलिमेंट्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो देखो कि जो मेटल्स है उसमें से मेजॉरिटी किसकी है कि आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम वैल्यू 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो, यहाँ पे मैंने सोडियम लिया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं? देखो, ये 3 शेल्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दो थर्ड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो आउटर मोस्ट शेल है थर्ड वाली। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये जो थर्ड, सॉरी, यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम का मेटल लिया है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसके बाद जो एल्यूमिनियम है उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, मोस्टली क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम में आए हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये था मेटल्स का। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन मेटल्स गिवन है। तो वहां पे देखो, मेटल्स में आ रहा था कि मोस्टली 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 3 से कम हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो देखो, 4 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सिर्फ नॉन मेटल्स में। तो यहाँ पर भी देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 एंड 5। तो ये 5 जो है वो आउटर मोस्ट शेल हो गई, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। देखो, 4 to 5 7 बोला है, तो यहाँ पर 5 आए। तो 5 अब ये वाला डिसाइड करेगा कि इसका नॉन मेटल्स का बिहेवियर किस तरीके से होने वाला है। तो उसी तरीके से देखो, यहाँ पर भी 6 आए हैं ना, तो यहाँ पर 7 आए। तो नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से दिखाया गया है। तो देखो, अब यहाँ पे हम शो करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ, इसको येलो में ले लूंगा। देखो, यहाँ पर देखिए, अभी ये मैंने जो लिखा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये क्या है? न्यूक्लियस होता है। कोई भी न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अराउंड शेल्स होते हैं। हर शेल की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो फर्स्ट शेल जो होती है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखो, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम में 11 होने वाले हैं। अब उसके बाद ये शेल कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो सेकंड शेल आएगी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब कि ऑक्टेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेंगे, ये देखो, ये वाला है 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 और ये हो गई
8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बीच में 2 और ये सेकंड में 8, ये 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बची हुई शेल है, ये बाहर वाली, ये हो गई उसकी आउटर मोस्ट शेल। तो इस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होने वाला है, तो देखो ये हो गए 11। अभी आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डोनेट कर देते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे देखो सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे उसकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो गई, अभी ये सेकेंड वाली, ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंड थी वो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल हो गई है, तो उसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे वो डोनेट कर दिया, और डोनेशन के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो ये था बिहेवियर। तो नॉन मेटल में भी वैसा ही आएगा, वहां पे आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शॉर्ट पड़ रहे होंगे, मतलब कि कुछ कम होंगे, 1 कम होगा, 2 कम हो गया, फिर 3 कम होगा, तो वो दूसरे से एक्सेप्ट करेंगे। मेटल की खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है आउटर मोस्ट शेल में से, और जो नॉन मेटल होता है वो एक्सेप्ट करता है। ये हम आगे देखने ही वाले हैं। तो देखो यहाँ पर देखो फॉर्मेशन ऑफ आयंस, तो इसमें आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस, दैट इज कटायंस। तो देखो मैंने बोला था कि ये सोडियम, ये मेटल्स है सारे, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो ये आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो डोनेट के वजह से यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म हो जाएगा 2 और 8, और जो 1 इलेक्ट्रॉन था उसको डोनेट करने के बाद सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज आया है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतने चार्ज उसके ऊपर आते जाएंगे, और उनको क्या बोलेंगे हम, कटायंस। पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायंस। तो मैग्नीशियम में भी देखिए यहाँ पर भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आए हैं, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है या फिर डोनेट किया है। अब एल्यूमिनियम में भी देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें क्या किया, उसको लूज कर दिया या फिर डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 स्टेबल हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव के चार्ज आए हैं। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ आयंस, और मैंने बोला कि मेटल जो होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर कर कटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन नॉन मेटल्स, वो था मेटल्स वाला, ये था नॉन मेटल्स वाला। तो मेटल्स की खासियत थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं। यहाँ पर देखो नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस, दैट इज अनायंस। तो देखो मेटल जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस क्रिएट कर रहा था उसको हम कटायन बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अनायंस है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। तो देखो क्लोरीन इज अ निगेटिव चार्ज इलेमेंट, क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल है। तो देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आउटर मोस्ट शेल कब स्टेबल होती है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 और 8, मतलब कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई आउटर मोस्ट शेल की, और यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज आया है, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। अब सेकंड में देखेंगे ऑक्सीजन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ये देखो इसको कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के वजह से ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए हैं। क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लिया था तो एक नेगेटिव चार्ज आया था। अब नाइट्रोजन में देखो
2 and 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है। तो इसमें 5 आया है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसका मतलब उसको 8 कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो +3 इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी ने उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। तो इसके वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 2 and 8 हो गया। तो इसका मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई आउटर मोस्ट शेल में, आप देख सकते हैं। और -3 चार्ज आए, देखो 1 चार्ज 2 और 3 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, इसके वजह से नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इन सबको क्या बोलेंगे हम? अनायंस। ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि कटायंस कौन फॉर्म करता है? मेटल्स। और अनायंस कौन फॉर्म करता है? नॉन मेटल्स। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? डोनेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। तो अब मेटल और नॉन मेटल दोनों की एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट्स व्हाइल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के बारे में बोला है कि वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं, और जिसमें वो सॉल्ट क्रिएट करते हैं और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाता है। तो एक तो बेसिक रिएक्शन लिखी है यहाँ पर, देखो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, कोई भी मेटल लेंगे और डाइल्यूट एसिड लेंगे तो उसमें से क्या होगा? एक सॉल्ट क्रिएट होगा, और दूसरी बात हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लिया है, देखो Fe एक मेटल है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें से, सॉरी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्शन करवाई है आयरन के साथ, तो इसमें एक सॉल्ट क्रिएट हो गया FeCl2, ये सॉल्ट है, और H2 जो गैस है वो इसमें से रिलीज हो गया। सेकेंड एग्जांपल, मैग्नीशियम मेटल लिया है, उसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया, तो उसमें से Na2SO4 एक सॉल्ट क्रिएट हो गया, और H2 जो हाइड्रोजन गैस है वो अपने आप रिलीज हो गया। ये था मेटल्स के साथ। अब नॉन मेटल्स के बारे में बताया है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करवा सकते। अब नेक्स्ट में देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहले तो मेटल के बारे में जान लेंगे कि मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन होने के बाद क्या हो सकता है। देखो, मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल होगा, उसका अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसका ऑक्साइड क्रिएट होता है, तो उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। देखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्शन में आएगा मेटल ऑक्साइड। अब नीचे देखो, द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे जो दिख रहा है, देखो बेसिक इन नेचर, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो बेसिक इन नेचर बोला है उन्होंने। और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर में आएंगे और मेटल ऑक्साइड को रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, तो उसमें से भी सॉल्ट एंड वाटर आएगा। तो देखो, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड दोनों का रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्शन में आएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो ये था मेटल्स के बारे में। अब देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर देखना, नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। तो इसमें भी देखो, मेटल का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड होगा, और नॉन मेटल का भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी नॉन मेटल का ऑक्साइड आएगा। तो इसमें भी देखो, जनरल रिएक्शन नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो इसका प्रोडक्शन आएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखना होगा कि इसके बारे में क्या बोला है कि इसका नेचर कैसा आएगा। देखो,
नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इसके पहले क्या था कि मेटल्स का जो ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है और नॉन मेटल में आएगा एसिडिक इन नेचर। दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म soluble salt and water। तो मेटल जो रिएक्शन था वो क्या होता था, एसिड के साथ करवा रहे थे तो उसमें से सॉल्ट एंड वाटर आ रहा था। अब हम नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है उसको बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें भी सोल्यूबल सॉल्ट एंड वाटर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर C+O2, ठीक है। तो यहाँ से बन रहा है CO2, मतलब कि ये कार्बन है नॉन मेटल और इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ये ऑक्साइड इन नॉन मेटल से। अब इसको हम बेस के साथ, यहाँ पर लिखा है ना बेस के साथ, तो NaOH बेस है, CO2 प्लस NaOH दोनों ये ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल और ये बेस दोनों का रिएक्शन करवा दिया तो यहाँ पे बन रहा है Na2CO3। ये सॉल्ट है, सोल्यूबल सॉल्ट, और वाटर रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। तो यहाँ पे हम बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो सॉल्ट वाटर क्रिएट हो रहा था, लेकिन इसी ऑक्साइड्स को हम अब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो डायरेक्ट एसिड फॉर्म हो रहा है। देखो CO2 मतलब ये ऑक्साइड फॉर्म है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया तो ये क्या हो गया H2CO3 एसिड। अगर मैं सल्फर का ऑक्साइड लू SO2, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूं तो यहां से हो रहा है H2SO3 एसिड। अब लास्ट में SO3, ये जो है सल्फर का ऑक्साइड फॉर्म है और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया तो यहाँ पे बन रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया है रिएक्शन विद वाटर। अब रिएक्शन विद वाटर किसका, मेटल और नॉन मेटल दोनों का वन बाय वन देखने वाले। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट very differently with water. When a metal reacts with an oxide or hydroxide of the metal is formed and hydrogen gas is liberated। तो देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है वो तो डिफरेंट ही होने वाली वाटर के साथ। अब यहाँ पे when a metal reacts with oxide और hydroxide of metal is formed, अब मेटल को अगर रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ तो उसका ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड क्रिएट होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। Reactive metals such as sodium, potassium and calcium react with water at room temperature। तो रिएक्टिव मेटल किसको बोला है कि सोडियम को बोला है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये ज्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर। अब सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर विगरसली टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया तो उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट होता है और a high amount of energy is liberated during the reaction of sodium and water। तो लेबोरेटरी में आपने देखा होगा कि जब भी सोडियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। तो मतलब एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जब सोडियम मेटल और वाटर दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो ये रिएक्शन इस तरीके से दिखते हैं। देखो सोडियम प्लस वाटर दोनों का रिएक्शन करवा दिया तो हाइड्रोक्साइड तैयार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। ठीक है, इसके बाद metals such as magnesium, aluminium and zinc reacts with steam to form their corresponding oxides with liberation of hydrogen gas। तो अभी देखो ये तीन, ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, तो ये वाटर के स्टीम फॉर्म में, जो स्टीम होती है उसके साथ रिएक्शन होती है तो वहां से ऑक्साइड क्रिएट होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम लिखा है, मैग्नीशियम और वाटर की रिएक्शन और उसका प्रोडक्शन आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे लिखा है ना MgOH2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में लिखा हुआ है, देखो कि the reaction usually show no reaction with water, hence water can be used to store non
metals such as a phosphorus which react vigorously with एयर। तो फॉस्फोरस जो है उसका रिएक्शन डायरेक्ट एयर के साथ होता है, तो उसके वजह से फॉस्फोरस को वाटर में रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते